हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 11 भूगोल विषय के अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी अभ्यास प्रश्न उत्तर है उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 के अभ्यास प्रश्न उत्तर की। ठीक है, तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो वैकल्पिक प्रश्न है। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मौजूद है। तो आप सब जानते होंगे वो गैस कौन सी है। वो गैस आपके नाइट्रोजन गैस है, जो लगभग कितनी है 78% है। कितनी है? लगभग 78% है। अगला प्रश्न है आपका, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस परत का नाम है सौरमंडल। क्या नाम है? उस परत का नाम है सौरमंडल। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी, ये सब किससे संबंधित है। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब धूलकण से संबंधित है। किससे संबंधित है? धूलकण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य, नगण्य का मतलब होता है न के बराबर हो जाती है। तो वो जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 120 किलोमीटर। यानी धरती के धरातल से, पृथ्वी के धरातल से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी हो जाती है? नगण्य हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए क्या है? पारदर्शी है तथा पार्श्व विकिरण के लिए अपारदर्शी। वो गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देने हैं आपको? 30 शब्दों में। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है? मिश्रण है, जिसमें कई सारी गैसें मौजूद है। यह पृथ्वी को सभी ओर यानी चारों ओर से क्या है? चारों ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्य और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये क्या हो गया? आपका वायुमंडल हो गया। मतलब क्या है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद है, और पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन के लिए जितनी भी संभावनाएं मौजूद है वो हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मौसम और जलवायु के तत्व या घटक कौन कौन से हैं। मौसम और जलवायु, इन दोनों के तत्व या घटक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो मौसम और जलवायु के जो तत्व या घटक है उनके नाम है ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण। वर्षण का मतलब है वर्षा। ये सब क्या है? ये सब मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व है। ये तत्व ही पृथ्वी पर मनुष्य या जीव जंतुओं के जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, आए समझ में? ये सब क्या है? ये सब ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षा, ये सब मौसम और जलवायु को निर्धारित करते हैं। और यही तत्व पृथ्वी पर मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो उनके जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें। आपको किसके बारे में लिखना है? वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखना है। तो जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें 78.8% क्या है? नाइट्रोजन है आपकी। फिर 78.3% है, 03% है। ठीक है, इतनी क्या है? आपकी नाइट्रोजन है। 20.94% ऑक्सीजन है। फिर 0.93% क्या है? ऑर्गन है। वायुमंडल में दोनों गैसें कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितने मौजूद है? 99% मौजूद है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें क्या है? शामिल है। जैसे यहाँ पर देखो चित्र भी दिया हुआ है जिसमें आपको गैसों के नाम दिए हुए हैं और उनकी मात्रा प्रतिशत में दी गई है। जैसे पहला है नाइट्रोजन, तो ये 78.03% है
ऑक्सीजन 20.99% है, ऑर्गन 0.9323% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हाइड्रोजन 0.01% है, नियोन 0.0018% है, इसी तरह हीलियम, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये सारी गैसें वायुमंडल में मौजूद है। लेकिन मुख्यतः दो ही गैसें मौजूद हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जो लगभग 99% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सभी संस्तरों में जितने भी स्तर है उनमें शोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताना है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के स्तर मौजूद है या विभिन्न प्रकार के मंडल मौजूद है, तो उनमें से जो शोभ मंडल है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके पीछे का कारण बताना है। तो देखिए इसका कारण क्या है। पहला कारण है कि जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन इसी स्तर या संस्तर में होते हैं, यानी कि वायुमंडल में जलवायु और मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन शोभ मंडल में ही होते हैं। दूसरा कारण है कि शोभ मंडल में धूल कण और जल वाष्प भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तीसरा कारण, शोभ मंडल में सभी जैविक गतिविधियां भी संपन्न होती है। ये तीन प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से वायुमंडल के जितने भी स्तर है उनमें से जो शोभ मंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? पहला कारण है कि जलवायु और मौसम से संबंधित जितने भी परिवर्तन या घटनाएं होती है वो सब इसी शोभ मंडल में होती है। इसके अलावा इस स्तर में धूल कण और जलवाष्प भी उपस्थित होती है, और जैविक गतिविधियां यानी जीवन के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनके जीवन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां शोभ मंडल में होती है। इसी कारण से जो शोभ मंडल है वो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें, यानी वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, उनकी आपको पूरी व्याख्या करनी है। क्योंकि प्रश्न का उत्तर लगभग आपको लगभग कितने शब्दों में देना है, 150 शब्दों में देना है। देखें, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। नीचे दी गई तालिका उनकी मात्रा के साथ वातावरण के घटक को क्या करती है, निर्देशित करती है। यानी मैंने अलग से नीचे सारणी भी बनाई है, उसमें सभी गैसों का वितरण बताया गया है। तो आप सब जानते होंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सम्मिलित रूप से लगभग 99% क्या है, मौजूद है। देखो मैं बता भी देता हूँ, ये आपके गैसों का संगठन दिया हुआ है जो वायुमंडल में मौजूद है, जिसमें नाइट्रोजन है आपकी है 78.03%, ऑक्सीजन है 20.99%, यानी ये दोनों गैसें मिलकर ही लगभग कितनी है, 99% के समथिंग है। बाकी गैसें सब मिलाकर कितनी है, लगभग 1% के समथिंग है। इसका मतलब वायुमंडल में दो मुख्य गैस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर समझाया हुआ है। तो अन्य गैसों में कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और हाइड्रोजन है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसें हैं जो वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, यानी वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, जब 120 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, नगण्य, यानी 0 के बराबर, न के बराबर हो जाती है। उसी प्रकार CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, और उससे अधिक ऊंचाई पर ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नगण्य हो जाते हैं, न के बराबर हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि 90 किलोमीटर तक कौन कौन पाए जाएंगे, CO2 और जल वाष्प, और 120 किलोमीटर तक कौन पाई जाएगी, आपकी ऑक्सीजन। इससे अधिक ऊंचाई पर ये क्या हो जाएंगे, नगण्य या 0 के बराबर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यह सौर विकिरण के एक अंश को क्या कर लेती है, सोख लेती है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, जो सौर विकिरण है, उसके एक भाग को क्या कर लेती है, सोख लेती है, और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर क्या करती है, प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह क्या है, उत्तरदायी है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, घटक है, यानी जो ओजोन परत है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ये वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक उन्हें पहुंचने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। आगे बात करें,
ये गैसों का वितरण मैंने समझा दिया। तो इस तरह हमने क्या समझा कि जो वायुमंडल का संगठन है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस। ये 4 गैसें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये गैसों के नाम मैंने बता दिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचे और उसकी व्याख्या करें। सबसे पहले आपको वायुमंडल की संरचना क्या है उसका चित्र बनाना है और उसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। तो ये वायुमंडल का विस्तार और उसकी विभिन्न परतें दी गई है। देखें, 0 से 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें पाए जाने वाला जो मंडल है उसे कहा जाता है सौरमंडल। क्या कहा जाता है? सौरमंडल। उससे ऊपर 20 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है या जो परिधि है वो वाला एरिया कहलाता है आपका समताप मंडल। ठीक है, फिर 50 से लेकर जो ये 100 मीटर का दायरा है ये कहलाता है मध्य मंडल। क्या कहलाता है? मध्य मंडल। और जो आपका ओजोन कटिबंध है वो यही लगभग 20 से लेकर 100 मीटर का जो दायरा है इसके भीतर पाया जाता है आपकी ओजोन परत। ठीक है, और फिर 100 किलोमीटर से लेकर जो 200 किलोमीटर की दूरी है उसके बीच के मंडल को क्या जाता है? तापमंडल। क्या कहा जाता है? तापमंडल। और लगभग 75 से लेके या 80 से लेके जो ऊपर का एरिया है 300 किलोमीटर का उससे अधिक का वो कहलाता है आयन मंडल। और उससे ऊपर का जो एरिया है वो कहलाता है बाह्य मंडल। तो इस तरह वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। आपको मुख्य रूप से क्या रखना है? सौरमंडल 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक, फिर 20 से लेकर 50 तक आपका समताप मंडल है, 50 से लेकर 100 तक आपका मध्य मंडल है, 100 से लेकर 200 तक आपका ताप मंडल है, फिर ये आपका 75 या 80 से लेकर जो 300 तक की सीमा है वो आयन मंडल में भी गिनी जाती है। और 300 से अधिक का जो विस्तार है वो क्या कहलाता है? बाह्य मंडल। और यहाँ पर जो दाब दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका दाब, और इस वाले भाग में क्या दी हुई है? ऊंचाई। ठीक है, इसी बात को हमें समझना है। तो देखें, वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का क्या है? बना हुआ है। अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी की सतह का घनत्व क्या होता है? काफी अधिक होता है। पृथ्वी की सतह के पास में जो घनत्व है वो काफी अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे घनत्व क्या हो जाता है? घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को कितने भागों में? 5 संस्तरों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये वायुमंडल को 5 संस्तरों या मंडलों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का क्या है? स्तर है या संस्तर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर है। तथा यह ध्रुवों के निकट लगभग कितना है? 8 किलोमीटर है। जबकि विषुवत पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। अलग अलग धरातल के आधार पर अलग अलग ऊंचाई है। ठीक है, सामान्य सतह से ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितना है? 8 किलोमीटर। और विषुवत पर कितनी ऊंचाई है? तो 18 किलोमीटर। सौरमंडल की मोटाई विषुवत वर्त पर क्या है? सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक क्या किया जाता है? संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण और जल वाष्प मौजूद होते हैं। मौसम और जलवायु में होने वाले सभी जितने भी परिवर्तन हैं वो इसी संस्तर में होते हैं। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और जैविक क्रिया के लिए जितनी भी जैविक क्रिया होती है, ठीक है, उन सभी जैविक क्रियाओं के लिए यह जो स्तर है या संस्तर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका सौरमंडल। दूसरा आपका जो मंडल है वो है सौर सीमा। अगला जो शब्द है वो क्या है? सौर सीमा। ये क्या होती है? तो सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सौर सीमा कहा जाता है। किसको किसको? सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है, जो भाग है, वो कहलाता है सौर सीमा। विषुवत वर्त के ऊपर सौर सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर जो सौर सीमा का तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे सौर सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला आपका जो स्तर है वो है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। तो समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
किसके ऊपर? क्षोभ मंडल के ऊपर, या कह ले क्षोभ सीमा के ऊपर। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से क्या करती है? बचाने का काम करती है। यानी ओजोन गैस है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने से रोकने का काम करती है। अगला आपका स्तर है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और मध्य मंडल की जो ऊपरी परत है उसे मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है आपका आयन मंडल। यह मध्य मंडल के ऊपर 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। कहां से कहा? 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें आयन कहा जाता है, धन आयन और ऋण आयन। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इसी संस्तर के द्वारा वापस कहां पर लौटती है? वापस पृथ्वी पर लौट आती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका वो है बहिर्मंडल। वायुमंडल का जो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे बाहरी सबसे ऊपरी जो संस्तर है वो बाह्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह सबसे ऊंचा संस्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक कैसे हैं? विरल है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इसी कारण से इस स्तर के बारे में अभी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 8 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।